बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। अपने करीबी लोगों पर भी वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं और उन्हें शक है कि उनके खाने में कुछ मिला ना दिया जाए। और एक मरतबा फिर उन्होंने न्यूट्रल्स को पुकारा है कि जनाब नज़रसानी करें अपने जो पॉलिसी है उस पर। और फिर उनका एक बड़ा स्कैंडल जो है वो मंजर-ए-आम पर आने वाला है खान साहब का, जिससे मज़ीद मुश्किलात जो हैं खान साहब के लिए पैदा होंगी या बढ़ेंगी। और फिर इलेक्शन कमीशन खान साहब की चेयरमैनी जो है, उनकी सरबराही जो है पीटीआई की, उस पर मुख्तलिफ सवालात उठा दिए हैं और क्या वो सवालात दुरुस्त हैं और ख़ान साहब की जो सरबराही है उसको किस हद तक ख़तरा जो है वो लाक हो सकता है। और फॉरेन फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सवालात खान साहब के वकला से किए, उनका तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। और जो नोटिस जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो उसकी नौयत किस किस्म की है और ख़ान साहब की दादरसी के इम्कानात जो हैं वो किस हद तक हैं, ये सारे मामलात हैं जिन पर हम आज बहस करेंगे। खान साहब के इर्द गिर्द पूरी बात जो है वो घूम रही है असल में। लेकिन इससे पहले शहबाज गिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस आमर फारूक ने इस्तफसार किया कि रोप कार जो है वो कितने बजे जेल में पहुंची थी, डयाला जेल में, जिसमें ये कहा गया था कि इसको तफ्तीशी के सुपुर्द कर दिया जाए शहबाज गिल को। तो वो बताया गया जनाब 4 बजे। तो फिर अदालत ने कहा कि जनाब 4 बजे, और फिर उनके हवाले कितने बजे किया गया था, तो वो पता चला जनाब 9 बजे के बाद वो कह रहे हैं, हालांकि वो 9:30 बजे के करीब उनको हैंड ओवर किया गया था। तो अदालत ने पूछा कि 5 घंटे ये बीच में क्या होता रहा है, तो इसकी वजाहत करें ज़रा आके। अडयाला वाले और पंजाब हुकूमत वाले जिनके वो हैंड ओवर था, जिनके हवाले किया गया था, ये अदालत की हुक्मदुली हुई है। मैंने कल भी ये अर्ज़ किया था कि ये अदालत ने जब हुक्म दिया था वो अदालत की कस्टडी में होता है जुडिशल रिमांड के दौरान। तो आप कौन होते हैं उसको अदालत के हुक्म के बरक्स उसके साथ कुछ सलूक करने वाले। अच्छा, फिर वो उनकी वो जो मारपीट ये वो उस पर भी रिपोर्ट मांग ली है और अदालत से कहा गया, रिक्वेस्ट की गई शहबाज गिल के वकला की तरफ से कि जनाब वो जो रिमांड हुआ है उसको ज़रा आप मुअत्तल कर दें। उनका नहीं, अगली पेशी पे देखेंगे इसको, अब अगली पेशी जो भी होगी उस पर इसका फैसला करेंगे रिमांड शिमांड वाला। और फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मातहत अदालत में पेश कर दी गई है, जिसमें कहा गया कि ना वो दमे के मरीज़ हैं और सांस में दुश्वारी है और उनकी वो सीने में और बाजू में कुछ तकलीफ़ है। मज़ीद उनकी जो अभी टेस्ट वगैरह रहते हैं तो पिम्स में ही रहेगा, और पिम्स को शायद हुकूमत जो है वो समरी वगैरह तैयार कर ली गई है कि उसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए, उनके कमरा को जहाँ वो ठहरे हुए हैं, जहाँ वो ज़ेर इलाज हैं। शहबाज गिल साहब वकला को इजाज़त मिल गई कि जाएँ जनाब आप मिलने, लेकिन अदालत ने यह कहा कि रश नहीं पाना उत्थे, बाकी वकील भी होंगे, बाकी मरीज़ भी होंगे, डिस्टर्ब नहीं करना उन्होंने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोई दाल शाल नहीं गली। अब 22 अगस्त को जो है इस केस की मज़ीद समाअत होगी, रिपोर्टें शपोर्टें आएंगी, पता करेंगे। और फिर जो उनका रिमांड है कानून के तहत 15 दिन तक रिमांड जो है किसी मुलज़म का लिया जा सकता है। तो अभी तक तो वो तफ्तीश शुरू ही नहीं हुई दोबारा, तो अभी तो वो हॉस्पिटलों के चक्करों में है, टाइम ज़ाया हो रहा है। मे बी दोबारा ये दरख्वास्त की जाए मुतहत अदालत से, जब 19 तारीख को उनको पेश करना है कि जनाब ये तो रिमांड का मौका ही नहीं मिला, तो ज़रा टाइम दें 1-2 दिन और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे निकलवानी है। और शहबाज गिल साहब ये वही शहबाज गिल साहब हैं जो कहते थे कब्र तक पीछा करूँगा, आईजी कब्र पे आके भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, तुम शरीफ नहीं हो। और फिर फवाद हुसैन के बारे में कहा था कि स्त्री फेरेंगे, रंदा फेरेंगे, तुम पता नहीं क्या क्या हो। ये मुकाफ़ाती अमल है। मैं बार बार ये कहता हूँ, पता नहीं मेरे दिल में ये बात क्यों बैठ गई हुई है। उस वक्त से जब से नवाज शरीफ और दीगर जो लोग हैं जो जिनके साथ ये जुल्म करते रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपना मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं। उस वक्त से मेरे दिल में ये बात बैठी हुई है कि इन्होंने हर इनके साथ वो अमल होना है जो ये दूसरों के साथ करते रहे हैं, जो जुल्म दूसरों पे किए, उन्हीं हालात से इनको गुजरना पड़ेगा, मुझे ये लगता है। तो देख लीजिएगा अब क्या हालत है उनकी। स्ट्रेचर पे डाल के उनको ले जाया गया, ऑक्सीजन लगी हुई है शहबाज गिल साहब को,
4 दिन पहले क्या हालत थी। अच्छा यार, ये जो उन पे तशद्दुद वाली बात है, अदालत ने भी पूछा है कि ये एमी हाइपी क्रिएट की थी कि बस इस गल कोई हो भी रही है। वैसे उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जब वो पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे मारा गया, ये देखें कमीज उठा के उन्होंने दिखाई थी। तो लेकिन जो खान साहब कहते नंगा करके मारा, ये बात तो उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जब उस वक्त उन्हें जुडिशल किया गया था, उस वक्त तो उनकी हालत ठीक थी। ये हालत अचानक उनकी जो बिगड़ी है, ये तो जेल में बिगड़ी है। और ज़ाहिर हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, वो मिल के आए, उन्होंने कहा कि खान साहब को मैं जाके बताता हूँ, नहीं नहीं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है उसके साथ, वो सेहतमंद है, फिट है। तो फिर अचानक जब उनका रिमांड दिया दोबारा ज़ेबा चौधरी साहबा ने, एडिशनल सेशन जज ने, निगरानी की दरख्वास्त जिसे नज़रसानी की अपील कह रहे हैं उस पर, तो फिर एकदम उनकी तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल। अच्छा, वो भी जो रिकॉर्ड शिकार्ड नहीं लेके गया हुआ था, जो जिसने ये कहा था ना पहले कि जनाब उनका सांस उखड़ रहा है, इसको फौरी तौर पे डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर थे जिन्होंने कहा जनाब इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ले जाएं रावलपिंडी में, तो वो रिकॉर्ड के बगैर ही पहुंच गए। तो वो भी जज साहब ने बड़ा गुस्सा किया, नोटिस लिया सकते इसका। उन्होंने कहा यार तू मेरा इलाज करना है, तू रिकॉर्ड ही नहीं लेके आया, कितना डॉक्टर ना तू। बहरहाल वो मामला, खान साहब को ये परेशानी है कि शहबाज गिल के पास बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो कहीं उगल ना दें। अब खान साहब एक और बात कर रहे हैं कि जनाब शहबाज गिल से पूछा जा रहा है कि मैं खाता क्या हूं, ये कह रहे हैं खान साहब। ओ भाई, खाने वाली बात खान साहब आप गोल ना करें इस बात को। ये पता चल चुका है साफियों को कि क्या पूछा जा रहा था। पूछा ये जा रहा था खान साहब कौन कौन सा नशा करते हैं, कोकीन कहां से आती है। और खान साहब कह रहे हैं जब खाने का पूछ रहे हैं कि अगर पता चल जाए कि मैं क्या खाता हूं तो फिर जो शहबाज शरीफ के जो 4 गवाह थे वो चारों जो हैं वो हार्ट अटैक से मर गए। और वो कहते हैं कि कोई केमिकल होता है, कोई जहर होता है जो दे दिया जाए तो पता नहीं चलता, बस हार्ट अटैक से बंदा मर जाता है। मुझे मेरे साथ शायद कुछ ऐसा, वो तासर दे रहे हैं कि शायद मेरे साथ कुछ ऐसा हो, तो खाने खाने वाली बातें होते हैं। और जो डिप्रेशन वाली बात है ना, ये इसी से जुड़ी हुई बात है। इनके एक बड़े पुराने मुलाजम हैं, वो 90 की दहाई से जब इन्होंने जमात शुरू की उस वक्त से वो इनके साथ हैं, और अलफ से उनका नाम शुरू होता है उनका। तो उन्होंने किसी से कहा है, हमारे जानने वाले से, कि देखें यार खान साहब अब मुझ पर भी इतबार नहीं कर रहा। यानी वो उस बंदे को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो खान साहब का क्या कहते हैं कि आशिक जिसको कहते हैं, जो खान साहब के लिए जान देने के लिए तैयार बंदे होते हैं ना, उनमें से एक है। खान साहब के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। खान साहब उससे भी खौफजदा है, यानी डिप्रेशन कह लें आप, ज़हनी इंतशार कर लें, ज़हनी दबाव कर लें, जो भी इसके लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो खान साहब अब वो पता ये चला है कि खान साहब जो एक्सरसाइज करते हैं बहुत लंबी चौड़ी, वो भी कुछ दिनों से खान साहब उसमें भी तातल आ गया हुआ है। और खान साहब जैसे एक डिप्रेशन में, वाक़ईतन एक डिप्रेशन में बंदा होता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन और गुस्से का इज़हार भी होता है। उनके मुलाजमीन ही ये बता रहे हैं। और मैं भी कल को खान साहब को ऐसा सिस्टम करें कि जनाब जो उनका कुक है या बावर्ची है या घर के जो अफराद हैं, पहले वो खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा चखें, और फिर खान साहब चखें। अल्लाह रहम करे, ऐसी कोई सूरत है नहीं, लग नहीं रही बाहर, लेकिन खान साहब के अंदर एक खौफ जो है वो बैठ गया है कि जनाब पता नहीं इन्होंने मेरे साथ क्या कर देना है। और फिर खान साहब ने आज फिर न्यूट्रल्स को पुकारा है। आज उन्होंने क्या कहा, अच्छा आज़ादी सहाफ़त पे खान साहब जो हैं वो बातें कर रहे हैं, और आज़ादी सहाफ़त का इनका ये आलम है कि जनाब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सवाल नहीं कोई पूछ सकता, तकरीर करके चले जाते हैं। अगर इंटरव्यूज़ देते हैं तो उन लोगों को जो इनके मनपसंद होते हैं, और फिर भी फंस जाते हैं। मनपसंद सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हैं और फिर भी ऐसी ऐसी बोंगियाँ उसमें मार जाते हैं, ऐसे ऐसे राज उगल जाते हैं, पता नहीं ना दानिस्तगी में कर रहे हैं या जानबूझ के ये बातें करते हैं। और फिर खान साहब एक सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है ना खान साहब की, वो ये है कि वो आधा सच बोलते हैं। झूठ और सच को इस तरह मिक्स कर देते हैं, ये इस झूठ को पकड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। मसलन खान साहब ये कहते हैं कि मैं आज 4 बजे गेट नंबर 4 से गुजरा हूँ
और उस वक्त गेट पे फलां फलां बंदा खड़ा हुआ था, फलां बंदे ने मेरे साथ इस्तकबाल किया, और ये उसकी फुटेज है, फर्ज कर रहा हूं मैं। और फिर उसके बाद अगली स्टोरी जो है, यहां तक खान साहब फुटेजेस और ये वो सारी चीजें दिखा देते हैं। बाद में खान साहब, यहां तक लोग यकीन करेंगे हाँ जी वहां खान साहब गए हैं और सारा कुछ हुआ है, लेकिन वहां जाके अंदर जो हुआ है उसकी स्टोरी एक अलग खान साहब सुनाए कि जनाब उन्होंने मेरे साथ ये कहा, मुझे ये कहा और मैंने ये कहा और फिर ऐसे हो गया और फिर वैसे हो गया। तो ये ऐसा जो झूठ होता है उस पर लोग यकीन कर लेते हैं, अच्छे खासे समझदार लोग भी यकीन कर लेते हैं। इन्होंने यूथियास जिसको हम कहते हैं, उन्होंने तो करना ही करना है, दूसरे लोग भी यकीन कर लेते हैं हाँ यार वो गया नहीं है 4 बजे वहां गेट नंबर 4 पे, ये सारी चीजें। अच्छा वो कैसे पुकार रहे हैं ये जरा सुनिए उनका पैगाम। न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। अब आप ही बताएं, कोई आइन की पासदारी करने वाला शख्स या जमहूरियत पसंद ये कहेगा, फौज को ये कहेगा कि जनाब आप मुदाखलत करें, बंद कमरों में बैठ के पॉलिसियां ना बनाएं, और 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम वो एक तरह से इनडायरेक्टली वो धमकी भी होती है इनकी तरफ से। और फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि जनाब सबसे बड़ी पार्टी और अवाम को फौज के साथ लड़ाना, ये कोशिशें हो रही हैं, इस तरह की बातें। जो 22 करोड़ अवाम का खान साहब जिक्र करते हैं वो समझते हैं कि भाई सारे मेरे ही हैं, और खान साहब जो है वो अभी जो लाडले वाला शहर है ना उससे निकल नहीं पाए, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो समझे अब भी मैं लाडला हूं। पहले तो जनाब अदालतें भी उनके हक में धड़ाधड़ फैसले दे रही थी, कोई भी रुकावट आती थी तो फौज, ये खुद उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट बिल पास करवाती थी जनाब, एस्टैब्लिशमेंट बजट पास करवाती थी, मुझे उन्हें कहना पड़ता था मेरे पास नैब नहीं था। नैब तुम्हारे पास नहीं था तो इतने केस कैसे बन गए? नैब वाले की तो वीडियो शीडियो के चक्कर ही बड़े थे खान साहब, आपने वो लेके रखा हुआ था और फिर उनसे मुलाकातें जो भी पैगाम रसानियाँ जो भी होती थी, वो जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब जो है उन्होंने जो बतौर चेयरमैन बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का और नैब का, और नैब के कानून का जो मिस यूज़ हुआ है, अदालतें तक ये कहती रही हैं कि जनाब ये इंजीनियर्ड एहतसाब हो रहा है। आपको याद ही होगा खान साहब एक डिप्रेशन में तो हैं, और उस डिप्रेशन में वो कुछ भी उनके मुंह से निकल सकता है, और कुछ भी वो जो भी ऑल फॉल है वो बक देते हैं। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे कि जहाँ ऐसे लीडर हैं जो आइन को छोड़कर किसको पुकार रहे हैं, फौज को, कि हमारी मदद कर। कभी कहते हैं न्यूट्रल जो हैं वो कभी कुछ बातें करते हैं, आपको मैं सारी बातें दोहराऊंगा तो शायद वो अच्छा नहीं लगेगा, कि खान साहब की सारी आपके दिमाग में आ ही रही होगी खान साहब क्या कहते रहते हो, क्या हो रहा है। अच्छा अब आते हैं उस तरफ जो मैंने कहा ना, इलेक्शन कमीशन ने इनकी जो सरबराही है पीटीआई की उस पर सवाल उठा दिया है। कानून के तहत ये ज़रूरी है कि हर जमात जैसे सालाना एक रिपोर्ट देती है फंड्स वगैरह की, जैसे जिसमें ये पकड़े हुए हैं फॉरेन फंडिंग वाला केस, उसी तरह वो इलेक्शन करवा के सालाना रिपोर्ट एक देती है, जनाब ये इलेक्शन हुए, ये बंदे इलेक्ट हुए। अब खान साहब जो हैं 2-3 साल से इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। इन्होंने पहले इलेक्शन करवाने की कोशिश की, आपको याद होगा कि इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे रजिस्ट्रेशन की थी, जो कारकुन थे पीटीआई के अरकान जो हैं वो बनाए थे, उस बड़े पैमाने पे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए थे और पता नहीं क्या क्या हो गया था, और फिर इलेक्शन करवाना था खान साहब ने कि वो तमाम लोग वोट डालेंगे, वो नहीं हुआ। उसके बाद एक मरतबा फिर इन्होंने कोशिश की, और फिर कोशिश की डिजिटल तरीके से ये इलेक्शन हो जाए, और फिर सॉफ्टवेयर वगैरह को इन्होंने बनवाया। अब खान साहब खुद कह रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में, ये आप खुद सुन लीजिए, ये एक वाले जुर्म कर रहे हैं खान साहब कि इलेक्शन नहीं हुआ था, ये सुन लीजिए जरा। जो हमने सॉफ्टवेयर लिया इलेक्शन करवाने का, तो वो जो था वो सिस्टम काम नहीं किया, तो हमने फिर वो रोक दिया। अब खान साहब कह रहे हैं कि जो हमने बनाया था, सॉफ्टवेयर मंगवाया था, वो काम नहीं किया इसलिए हमने इलेक्शन रोक दिए। वो कह रहे हैं कि जनाब आप आइन में तरमीम करके एक वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या अपने जो उसको जो भी आप नाम दे लें, जो हर जमात की अलग अलग कमेटियां होती हैं जो मामला देखती हैं इंतजामी, उसके जरिए आपने आइन में तरमीम करके चेयरमैन बने हुए हैं, तो ये कैसे बन गए? ज़ाहिर वो रिपोर्ट का जायजा लेना होता है। इलेक्शन ज़रूरी है कानून के तहत। खान साहब ने इलेक्शन करवाए नहीं पार्टी के अंदर, और फिर कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जमहूरी हैं। ये खान साहब की हरकतें हैं। अच्छा वो जो इनके है ना स्कैंडल वाली बात,
वो ये पता ये चला है कि कोई बड़ा इनका स्कैंडल, एक नया अकाउंट दरियाफ्त हुआ है, FIA तहकीकात कर रही है ना, तो उन्होंने एक नया अकाउंट इनका ढूंढा है फॉरेन फंडिंग का, और उसमें बड़े पैमाने पे वो पैसे पूछते आए हुए हैं। ये खान साहब के खिलाफ कई इस तरह के जो इंक्वायरीज FIA कर रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कुछ चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, ये मैं बता दूं आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से पड़ी हुई हैं, फाइलें शाइलें, उनकी मिट्टी शिट्टी झाड़ के उनको नया पेंट शेंट करके वो दिखाएगी हुकूमत। इस तरह के कुछ फैसले हुए हैं अंदर खाते कि खान साहब की जो पुरानी फाइलें शाइलें कहीं और से बन के आई हुई हैं, उनकी मिट्टी शिट्टी भी झाड़ के साफ सुफ करके नवीन कौर करके नवा टच दे के, जिदा खान साहब जड़े ने वो जमहूरी टच देंदे ने ते फिर इस्लामी टच देंदे ने, नवा टच दे के वो सामने। और वो मरियम औरंगजेब ने तो कह भी दिया है कि जनाब वो जो नया फॉरेन फंडिंग वाला अकाउंट के तफसीलात हैं वो कल मैं बताऊंगी आपको। तो वो बताती हैं, तो क्या बताती हैं, किस हद तक खान साहब की जो है वो, यार खान साहब के ना, मैं सच्ची बात ये करूं कि खान साहब पे अपना एतबार नहीं रहा। आम लोगों को, जो उनके मुकल्लद हैं, जो मुकल्लदीन होते हैं, जो पैरोकार होते हैं, वो तो अल्लाह माफ़ करे झूठे नबियों पे भी ईमान ले आते हैं। तो खान साहब के साथ भी कुछ ऐसा मामला है, इनको इनकी खुशकिस्मती है और मुल्क की बदकिस्मती है कि इनको एक ऐसे पैरोकार मिल गए हैं जो खान साहब पे आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। और वो ये कहते हैं, जो स्कैंडल वाली बात है, जो मेरी इतला है कि इस तरह के स्कैंडल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कमेटी शिट्टी झाड़ के, और नए स्कैंडल्स सबूतों के साथ ये सामने लाएंगे कि शायद उन लोगों की आंखें खुल जाएं जो खान साहब की हर बात को समझते हैं कि जनाब ये आसमानी सहीफ़ा है, आसमान से उतरा है और खान साहब के मुंह से निकला है, तो ओके है, ठीक है, ये सारा हो रहा है। और वो दूसरा जो इनका फॉरेन फंडिंग वाला मामला था, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो नोटिस किए हैं, उनको 24 अगस्त के लिए इलेक्शन कमीशन को प्री एडमिशन नोटिस है वो। अब प्री एडमिशन नोटिस क्या होते हैं? जब दरख्वास्त जाती है, रिट दरख्वास्त, तो वो होती है कि अमलदारी के लिए, जहाँ फलां जगह पे कानून पे अमलदारी नहीं हो रही, तो ये मामला है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो कानून की रिट कायम कर रहे हैं अपने आप। इन्होंने उसके ज़रिए चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने वो जो रिपोर्ट दी थी फॉरेन फंडिंग वाली, ममनुआ फंडिंग वाली, जो सारी मुरतब करके दी थी, तो अदालत ने मुख्तलफ सवालात जो किए कि जनाब ये हम इसको सुने कैसे, हमारा दायरा इख्तियार तो पहले बताएं ना, और इलेक्शन कमीशन का भी दायरा इख्तियार बताएं, क्या कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, क्या गड़बड़ हुई है। बस ये FIA को रोके, उसको कहें हमारे खिलाफ रेफरेंस ना भेजें, उसे कहें कि जनाब हमारे शोकाज मुअत्तल कर दें। इस तरह की बातें शातें उन्होंने की। तो उस पर जो अदालत है उसने कहा कि अच्छा जनाब पहले तो हम ये देखेंगे ना, ये दरख्वास्त काबिल समाअत है भी या नहीं, एडमिट भी होनी है या नहीं होनी, बाकायदा समाअत इसकी करनी है हमने या नहीं। उन्होंने फिर कुछ देर के लिए वक्फा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सरे दस्त प्री एडमिशन नोटिस कर रहे हैं मुद्दा लहान को कि वो बताएं कि जनाब हम ये इसकी समाअत करें या ना करें, एतराज़ात करें। जो प्री एडमिशन नोटिस होता है वो अदालत ये समझ रही होती है कि ये 2 तरह मामले, एक होता है एडमिट नोटिस, यानी बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली जाती है दरख्वास्त। जब बाकायदा दरख्वास्त के लिए मंजूर कर ली जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि इसने जो निकात उठाए हैं या जो दाद रसी मांग रहा है दरख्वास्त गुजार, ये फैसला तलब निकात है और दाद रसी इस पर हो सकती है। ये उसमें होता है कि यानी कि ये निकात फैसले के मुतकाजी हैं, इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। वो होता है एडमिट नोटिस। ये प्री एडमिशन नोटिस, अभी एडमिट नहीं वो कह रहे हम कर रहे हैं, हम सिर्फ उनसे पूछ रहे हैं। ये उसमें हुआ है, डाल गलती हुई वहां, आज कम अज कम नजर नहीं आई। बड़े इधर उधर दे मारियां अनवर मंसूर साहब ने, इन्होंने वकील ने, साबक अटार्नी जनरल साहब ने, साबक कप्तान साहब ने, कैप्टन साहब ने, लेकिन वो बात नहीं बनी। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब वो पाबंदी लग रही है, रेफरेंस फेल। उन्होंने कहा ये रेफरेंस कहाँ भेज देंगे,
बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ये कुछ 70 की दहाई है कि पागलपन में किसी पार्टी को तहलील कर दिया जाए। उन्होंने वो सोच समझ के भेजेंगे ना। FIA को रोके, उन्होंने कहा जनाब FIA खुद अपना दायरा कार जो है, दायरा इख्तियार उसका तयन करेगी। उस रिपोर्ट की बुनियाद पे FIA को हम कैसे रोक सकते हैं? अगर वो कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है या जो उसका फैसला है उसको हम कलअदम भी कर दें, मुअत्तल भी कर दें, फिर भी उन निकात पे FIA को इख्तियार है कि FIA अपने तौर पे काम कर सकती है। अच्छा, वकील साहब ना बड़ी अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं, बड़ा अजीबोगरीब नुक्ता अदालत के सामने उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब कानून में जो मुतलका कानून है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि फ़र्द के अलावा आप पैसे नहीं ले सकते, फंड नहीं ले सकते, यानी किसी फर्म वगैरह से फंड जो है आप लेने की कहीं ममानत नहीं है। इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये कहा, उनकी तवज्जो दिलाई, भाई जी कानून पढ़ें आप, वहाँ क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं वहाँ लिखा हो कि सिर्फ इनफरादी फंड्स ही कबूल किए जा सकते हैं, यानी कि कोई शख्स जो है या शहरी जो है या फर्द है वही फंड दे सकता है। इस सिर्फ का लफ्ज़ वो कहते हैं, तो बाकी जो दूसरा है इसकी ममानत ही बनती है और क्या बनता है। बहरहाल वो कहते हैं अब 24 अगस्त को देखेंगे हम इस पर क्या करना है क्या नहीं करना। और शहबाज गिल साहब जो है अपनी वो किया जो उन्होंने जो फरमाते रहे हैं उनके सामने आ रहा है। आइंदा 12-14 घंटों में एक इमरान खान साहब का बड़ा स्कैंडल जो है वो मंजर-ए-आम पर आने वाला है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।